नमस्ते। अक्सर हम अपनी जिंदगी में काफी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, एसेट्स बनाते हैं। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि हमारे बाद ये सब हमारे अपनों तक सही सलामत बिना किसी दिक्कत के कैसे पहुंचेगा? इसी प्लानिंग को कहते हैं विरासत की प्लानिंग। हाँ, एस्टेट प्लानिंग। आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारा फोकस रहेगा लाइफ इंश्योरेंस पर। बहुत लोग इसे शायद सिर्फ एक सेफ्टी नेट समझते हैं, लेकिन ये विरासत की प्लानिंग में एक बेहद पावरफुल स्ट्रेटेजिक टूल भी हो सकता है। कई लोगों को लगता है ये तो बस बड़े अमीरों की बात है, पर सच तो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई आपके प्रियजनों के काम आए, तो ये प्लानिंग सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ अनिश्ट से सुरक्षा नहीं देता। ये एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपनी संपत्ति, अपनी लेगेसी अगली पीढ़ी तक बहुत स्मूथली और टैक्स एफिशिएंट तरीके से पहुंचा सकते हैं। ये प्लानिंग के उन चैलेंजेस को सॉल्व कर सकता है जो शायद सिर्फ फिजिकल एसेट्स नहीं कर पाते। तो आज हम इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ये लाइफ इंश्योरेंस आखिर विरासत प्लानिंग के लिए इतना खास क्यों है? इसके ऐसे क्या फायदे हैं जो दूसरे ऑप्शंस में शायद नहीं मिलते? कौन सी पॉलिसीज इस काम के लिए बेहतर हैं और असल में इसका इस्तेमाल प्लानिंग में कैसे किया जाता है? चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा क्या खास है? क्या बात है ऐसी जो इसे एस्टेट प्लानिंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट बना देती है? सिर्फ डेथ बेनिफिट मिलना ही इसका काम है या उससे आगे भी कुछ है? देखिए, ये सिर्फ डेथ बेनिफिट से कहीं आगे की बात है। इसके स्ट्रेटेजिक फायदे हैं जो विरासत की प्लानिंग की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको एड्रेस करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे क्रिटिकल फायदा है तुरंत कैश, मतलब इमीडिएट लिक्विडिटी। इमीडिएट लिक्विडिटी। देखिए, जब कोई व्यक्ति नहीं रहता तो उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं, प्रॉपर्टी बेचने में वक्त लगता है, लेकिन परिवार को उसी वक्त पैसों की जरूरत पड़ सकती है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं, लोन की ईएमआई है, बच्चों की फीस। हाँ, खर्चे तो फौरन आ जाते हैं। बिल्कुल। या फिर एस्टेट सेटलमेंट के खर्चे। लाइफ इंश्योरेंस का पैसा क्लेम प्रोसेस पूरा होने के बाद रिलेटिवली जल्दी मिल जाता है। ये रेडी कैश परिवार को फाइनेंशियल प्रेशर से बचाता है और उन्हें मजबूरी में कोई प्रॉपर्टी या एसेट सस्ते में बेचने से रोकता है, डिस्ट्रेस सेल जिसे कहते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एसेट्स तो होती हैं, लेकिन उन्हें टाइम पर कैश में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस इस लिक्विडिटी गैप को ब्रिज कर देता है। सही। और क्या फायदे हैं इसके? दूसरा बड़ा फायदा है संपत्ति का आसान और टैक्स एफिशिएंट ट्रांसफर, मतलब वेल्थ ट्रांसफर। अच्छा। लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स सीधे नॉमिनी को मिलते हैं। सीधे नॉमिनी को? हाँ, और ये पैसा आमतौर पर व्यक्ति की विल यानी वसीयत के प्रोबेट प्रोसेस से नहीं गुजरता। अच्छा, ये प्रोबेट प्रोसेस, ये क्या होता है? प्रोबेट बेसिकली वसीयत को अदालत में वैलिडेट करवाने की प्रक्रिया है। ओके। जिसमें समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, वकील की फीस वगैरह, और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन बन जाती है। ओह। इंश्योरेंस का पैसा इस झंझट से बचकर सीधा वारिसों तक पहुंच जाता है। और भारत में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(10)(d) के तहत कुछ शर्तों के साथ ये पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री? सेक्शन 10(10)(d) आपने मेंशन किया। इसकी क्या खास शर्तें होती हैं आमतौर पर? हाँ। इसकी मुख्य शर्त यह है कि किसी भी साल में जो प्रीमियम भरा गया है वो पॉलिसी के सम अश्योर्ड यानी कवर अमाउंट के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, 10%। हाँ, कुछ अप्रैल 2012 से पहले ली गई पॉलिसीज के लिए ये लिमिट 20% थी, पर अभी मेनली 10% है। अगर प्रीमियम इस लिमिट से ज्यादा है तो फिर मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट पर टैक्स लग सकता है। अच्छा, तो पॉलिसी लेते वक्त ये चेक करना जरूरी है? बहुत जरूरी है। समझ गई। तो लिक्विडिटी हो गया, टैक्स एफिशिएंट ट्रांसफर हो गया, और तीसरा संपत्ति का समान बंटवारा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसे? ये खास तौर पर वहां काम आता है जहां एसेट्स अलग अलग नेचर की हैं और उन्हें बराबर बांटना थोड़ा मुश्किल है। मान लीजिए एक पिता के पास एक चलता हुआ बिजनेस है और एक घर। एक बेटा बिजनेस संभालने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, केपेबल भी है, जबकि बेटी को मान लीजिए बिजनेस में नहीं आना। ठीक है। अब बिजनेस और घर की वैल्यू बराबर करना या बिजनेस को तोड़ना, ये प्रैक्टिकल नहीं लगता है ना? हाँ, मुश्किल है। ऐसे में पिता क्या कर सकते हैं? बिजनेस बेटे के नाम करके बेटी को उतनी ही वैल्यू का लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट दे सकते हैं,
नॉमिनी वलाटर। ओह स्मार्ट। इससे दोनों बच्चों में बराबरी हो जाती है और फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लाइफ इंश्योरेंस यहाँ एक इक्वलाइजर का काम करता है। वाह, ये तो काफी प्रैक्टिकल सोल्यूशन है फैमिली डिस्प्यूट से बचने का। काफी अच्छा पॉइंट है ये। इसके अलावा लोन्स वगैरह का क्या, अगर किसी पे लोन हो? हाँ, वो चौथा पॉइंट है, कर्जे और टैक्स का कवरेज फॉर लायबिलिटीज। अगर व्यक्ति के ऊपर कोई बड़ा होम लोन है, बिजनेस लोन है या कोई और कर्ज है, तो उनके ना रहने पर यह बोझ परिवार पर आ सकता है सीधा। सही बात है। हो सकता है वारिसों को लोन चुकाने के लिए मिली हुई प्रॉपर्टी ही बेचनी पड़ जाए। कोई नो। तो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा इन सभी लायबिलिटीज को कवर करने के काम आ सकता है, ताकि वारिसों को एसेट्स बिना किसी बोझ के मिले। कुछ केसेस में विरासत पर एस्टेट ड्यूटी या इनहेरिटेंस टैक्स लग सकता है। फिलहाल भारत में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आ सकता है। उसके लिए भी ये पैसा काम आ सकता है। तो ये फ्यूचर प्रूफिंग भी है एक तरह से। अच्छा, और क्या लॉन्ग टर्म में भी इसका कोई रोल है, जैसे लेगेसी बनाने में? हाँ बिल्कुल। 5वां फायदा है लंबी अवधि में दौलत बनाना या लेगेसी छोड़ना, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एंड लेगेसी। कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जैसे होल लाइफ प्लान्स हैं। होल लाइफ, हाँ। वो सिर्फ डेथ बेनिफिट नहीं देती, बल्कि वो कैश वैल्यू भी एक्यूमुलेट करती हैं या फिर गारंटीड इनकम भी दे सकती हैं। अच्छा। इनकम भी, हाँ। कुछ प्लान्स में। इससे आप एक ऐसी लेगेसी छोड़ सकते हैं जो आपके जाने के बाद भी परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करे, जैसे बच्चों की एजुकेशन के लिए फंड या रिटायरमेंट के लिए, या एक तरह की फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन जैसा? हाँ। वाओ। तो ये सिर्फ एक लमसम पे आउट नहीं, बल्कि एक अनिवार्य इनकम स्ट्रीम भी बन सकता है। तो ये साफ है कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ मरने के बाद मिलने वाला पैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो मल्टीपर्पज फाइनेंशियल टूल लग रहा है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, टैक्स सेवर है, एसेट इक्वलाइजर है, डेट प्रोटेक्टर है और लेगेसी क्रिएटर भी। ये विरासत की प्लानिंग को काफी हद तक आसान और इफेक्टिव बना सकता है। लेकिन इतने सारे फायदे हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि कौन सी पॉलिसीज काम के लिए सही रहेगी? मार्केट में तो इतने ऑप्शंस हैं, टर्म प्लान है, एंडाउमेंट है, यूलिप है, होल लाइफ। कैसे चुने? कंफ्यूजन तो होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि गलत पॉलिसी चुनने से आपके प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे नहीं होंगे। सही पॉलिसी का चुनाव आपकी जरूरत पर, आपके बजट पर और आपके विरासत के लक्ष्य यानी गोल्स पर डिपेंड करता है। हर पॉलिसी के अपने फायदे और नुकसान हैं, मतलब ट्रेड ऑफ्स हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखें। जैसे टर्म इंश्योरेंस। हाँ, सबसे बेसिक और कॉमन है टर्म इंश्योरेंस। जैसे LIC का जीवन अमर है या दूसरी कंपनीज के भी प्लान्स आते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है मैक्सिमम कवर एट मिनिमम कॉस्ट। कम प्रीमियम ज्यादा कवर। एग्जैक्टली, यानी कम प्रीमियम में आपको बहुत बड़ा लाइफ कवर मिल जाता है। ये पॉलिसी खास तौर पर उनके लिए अच्छी है जिनका प्राइमरी गोल अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है, अगर वो कम उम्र में चले जाएं, ताकि उनका लाइफस्टाइल मेंटेन रहे और सारे लोन्स जैसे होम लोन, कार लोन वगैरह चुकाए जा सकें। ओके। लेकिन इसका ट्रेड ऑफ यह है कि अगर पॉलिसी टर्म के एंड तक पॉलिसी होल्डर जीवित रहता है तो आमतौर पर कोई पैसा वापस नहीं मिलता। कुछ रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान्स होते हैं उनको छोड़कर। हाँ, वो सुना है। तो ये प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, इसमें सेविंग्स या वेल्थ क्रिएशन का एलिमेंट नहीं होता। तो ये मेनली इनकम रिप्लेसमेंट और डेट कवरेज के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को विरासत में एक एसेट छोड़कर जाना है जो गारंटीड हो, तब टर्म प्लान शायद उतना काम ना आए। उसके लिए हाँ, होल लाइफ इंश्योरेंस एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जैसे LIC का जीवन उमंग है या अभी नया जीवन उत्सव आया है। जीवन उमंग, जीवन उत्सव, हाँ। जैसा नाम से क्लियर है, ये पॉलिसी 99 या 100 साल की उम्र तक यानी लगभग पूरी जिंदगी कवर देती है। पूरी जिंदगी? ओके। इसमें टर्म प्लान के मुकाबले प्रीमियम ज्यादा होता है, डेफिनेटली। लेकिन इसके दो बड़े फायदे हैं। एक, कवर पूरी जिंदगी रहता है, तो डेथ बेनिफिट मिलना ऑलमोस्ट तय है, गारंटीड पे आउट एक तरह से। हाँ। दूसरा, इसमें अक्सर एक गारंटीड कैश वैल्यू कंपोनेंट होता है, या कुछ प्लान्स में पॉलिसी होल्डर को एक सर्टेन एज के बाद रेगुलर इनकम, जिसे सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं, वो भी मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, रेगुलर इनकम भी? हाँ, तो ये पॉलिसी विरासत में एक पक्की रकम यानी लेगेसी क्रिएशन या अलग अलग वारिसों में संपत्ति बराबर बांटने के लिए ज्यादा सूटेबल है। इसका ट्रेड ऑफ कोर्स इसका हायर कॉस्ट है। मतलब अगर कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं और लेगेसी गोल है तो होल लाइफ अच्छा है। ठीक है, और एंडाउमेंट प्लान्स का क्या रोल है इसमें?
वो भी तो सेविंग्स देते हैं ना? हाँ बिल्कुल, एंडोमेंट या सेविंग्स पॉलिसीज भी विरासत प्लानिंग में इस्तेमाल हो सकती हैं। ये इंश्योरेंस और सेविंग्स का मिक्सचर होती हैं। एक फिक्स टर्म के लिए होती हैं, जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल। राइट। अगर पॉलिसी होल्डर टर्म के दौरान नहीं रहता तो डेथ बेनिफिट मिलता है, और अगर टर्म पूरा कर लेता है तो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, सम अश्योर्ड प्लस बोनस अगर कुछ बना हो तो। ओके। ये गारंटीड रिटर्निटी है, जो होल लाइफ से शायद कम हो, लेकिन टर्म प्लान से ज्यादा सिक्योर लगता है लोगों को। इन्हें किसी खास मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे बच्चे की शादी के लिए फंड बनाना, या किसी खास वारिस के नाम असाइन किया जा सकता है। इसका डाउनसाइड ये है कि इनका रिटर्न रेट अक्सर दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे पीपीएफ या म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले कम हो सकता है, और कवर भी होल लाइफ या टर्म प्लान जितना बड़ा नहीं होता उसी प्रीमियम में। तो एंडाउमेंट एक तरह से गोल बेस्ड सेविंग विद प्रोटेक्शन है, समझ गई। और आखिरी कैटेगरी यूलिप्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, वो कैसे फिट होती हैं इसमें? उनमें तो मार्केट रिस्क भी होता है, सुना है। बिल्कुल, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स यूलिप्स, जैसे LIC इंडेक्स प्लस या दूसरे मार्केट लिंक्ड प्लान्स जो हैं, हाँ, ये इंश्योरेंस कवर के साथ मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका देती हैं। पैसा इक्विटी या डेट फंड्स में लगाया जाता है, इसलिए इनमें पोटेंशियल है कि लंबी अवधि में, जैसे 10-15 साल या उससे ज्यादा, ये एंडाउमेंट या होल लाइफ प्लान से बेहतर रिटर्न दे सकें। पोटेंशियल है, गारंटी नहीं। एग्जैक्टली। साथ ही मार्केट रिस्क भी जुड़ा होता है, रिटर्न की गारंटी नहीं होती। विरासत प्लानिंग के लिए ये तब सूटेबल हो सकती हैं जब आपका टाइम होराइजन लंबा है, आप थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं, और आपका मकसद वेल्थ क्रिएशन है, दौलत बढ़ाना है, ताकि आपके वारिसों को एक बड़ा कॉर्पस मिल सके। डेथ बेनिफिट तो उसमें भी होता ही है। इसका ट्रेड ऑफ है मार्केट वॉलेटिलिटी और इसके चार्जेस, जो दूसरे प्लान से थोड़े अलग हो सकते हैं, हायर साइड पे हो सकते हैं। तो ये क्लियर है कि एक पॉलिसी सबके लिए फिट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलता। नॉट एट ऑल। पहले अपनी विरासत के गोल्स डिफाइन करने होंगे। क्या सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए, या गारंटीड लेगेसी, या गोल बेस्ड सेविंग, या वेल्थ ग्रोथ? फिर अपने बजट और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इनमें से चुनना होगा। या शायद इनका कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल हो सकता है कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ा। ये डिसीजन काफी क्रिटिकल लगता है। बहुत सोच समझ कर लेना होगा। अब मान लीजिए, ठीक है, किसी ने डिसाइड कर लिया कि उन्हें लाइफ इंश्योरेंस को अपनी एस्टेट प्लानिंग में इस्तेमाल करना है, पॉलिसी टाइप भी सोच लिया, तो इसका प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या होगा? शुरुआत कहाँ से करें? लोग अक्सर इस प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स समझकर टाल देते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा डिटेल जरूर है, लेकिन अगर सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए तो मैनेजेबल है। और इसे टालना, जैसा आपने कहा, बाद में परिवार के लिए ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। इसके कुछ की स्टेप्स हैं। स्टेप्स, ओके, क्या है वो? स्टेप 1, अपनी नेटवर्थ का आकलन करें। असेस योर एस्टेट एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले एक डिटेल्ड लिस्ट बनाएं आपकी सारे एसेट्स की, घर, जमीन, बैंक बैलेंस, FDs, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बिजनेस की वैल्यू, गोल्ड, कार, पहले से ली हुई कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी, सब कुछ इंक्लूड करें, चाहे इंडिया में हो या विदेश में। सब कुछ, ओके। साथ ही अपनी सारी लाइबिलिटीज यानी कर्जों की लिस्ट बनाएं। होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया, बिजनेस लाइबिलिटीज। एसेट्स में से लाइबिलिटीज घटाकर आपको अपनी करंट नेटवर्थ पता चलेगी, जो आप पास ऑन करना चाहते हैं। इसी से अंदाजा लगेगा कि कितने इंश्योरेंस कवर की जरूरत हो सकती है। ठीक है, नेटवर्थ कैलकुलेट कर ली। उसके बाद स्टेप 2, अपने विरासत के मकसद तय करें। डिफाइन एस्टेट प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब क्लियर करें कि आप इस प्लानिंग से अचीव क्या करना चाहते हैं। प्रायोरिटीज क्या हैं? क्या परिवार के डे टू डे खर्चों के लिए पैसा चाहिए, मतलब इनकम रिप्लेसमेंट? क्या लोन्स चुकाने हैं? क्या अलग अलग वारिसों में संपत्ति बराबर बांटनी है? क्या बिजनेस को स्मूथली ट्रांसफर करना है? क्या पोटेंशियल टैक्सेस के लिए पैसा चाहिए, या एक लॉन्ग टर्म लेगेसी बनानी है? आपके ऑब्जेक्टिव्स जितने क्लियर होंगे, उतना ही सही पॉलिसी और कवर अमाउंट चुनना आसान होगा। मेक सेंस, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, स्टेप 3, सही पॉलिसी या पॉलिसीज चुनें। चूज अप्रोप्रिएट पॉलिसीज। अब अपने ऑब्जेक्टिव्स, बजट, एज, हेल्थ और रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर सही टाइप की पॉलिसी, टर्म, होल लाइफ, एंडाउमेंट, ULIP चुनें। जैसा हमने डिस्कस किया, हो सकता है आपको एक से ज्यादा पॉलिसी की जरूरत पड़े, जैसे लोन कवर के लिए टर्म प्लान ले लिया और लेगेसी के लिए होल लाइफ प्लान का कॉम्बिनेशन। हाँ, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। पॉलिसी का कवर अमाउंट यानी सम अश्योर्ड इतना होना चाहिए कि आपके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो सके, कम ना पड़े। राइट। और पॉलिसी लेने के बाद बेनिफिशियरी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है?
अक्सर लोग बस फॉर्म भरते हुए किसी का नाम डाल देते हैं बिना ज्यादा सोचे समझे। ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है, शायद सबसे क्रिटिकल स्टेप्स में से एक, और यहाँ गलतियां हो सकती हैं। स्टेप 4, वारिस बेनिफिशियरी सावधानी से चुनें और अपडेट करें। पॉलिसी में बेनिफिशियरी का नाम बिल्कुल साफ और पूरा लिखा होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ये वो व्यक्ति है जिससे पॉलिसी का पैसा मिलेगा। अगर बेनिफिशियरी माइनर है यानी नाबालिग है, 18 साल से कम है, हाँ, तो एक अपॉइंटी भी नॉमिनेट करना होता है। आमतौर पर गार्डियन को बनाते हैं जो बच्चे के 18 साल का होने तक पैसे मैनेज करेगा। ओके, अपॉइंटी। लेकिन यहाँ एक कैच है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा बच्चे की स्पेसिफिक जरूरतों जैसे पढ़ाई या शादी के लिए ही इस्तेमाल हो और कंट्रोल रहे, या अगर बेनिफिशियरी स्पेशल नीड्स वाला है तो शायद खुद मैनेज नहीं कर सकता, तो सिर्फ अपॉइंटी नॉमिनेट करना काफी नहीं हो सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसे में ट्रस्ट, न्यास बनाना एक बेहतर विकल्प है। ट्रस्ट ये क्या होता है एग्जैक्टली और इंश्योरेंस के केस में कैसे काम करता है? थोड़ा सिंपल शब्दों में बताएं। हाँ, ट्रस्ट एक लीगल एंटिटी होती है, एक लीगल अरेंजमेंट जो आप बनाते हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को इस ट्रस्ट के नाम असाइन कर देते हैं या ट्रस्ट को ही बेनिफिशियरी बना देते हैं। ओके, पॉलिसी ट्रस्ट के नाम। हाँ, और आप ट्रस्ट की जो डीड बनती है उसमें साफ साफ लिखते हैं कि ये पैसा कब, कैसे और किस बेनिफिशियरी के लिए इस्तेमाल होगा। एक ट्रस्टी होता है जिस पर आप भरोसा करते हैं, वो इस ट्रस्ट को मैनेज करता है और आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। अच्छा, तो कंट्रोल रहता है। बिल्कुल। इसका फायदा यह है कि पैसा प्रोटेक्ट रहता है, मिसमैनेज नहीं होता और सीधा बेनिफिशियरीज के हित में यूज होता है। और एक बड़ा फायदा जो हमने पहले प्रोबेट की बात की थी। हाँ, प्रोबेट। ट्रस्ट को मिलने वाला पैसा आमतौर पर वसीयत के उस प्रोबेट प्रोसेस से बच जाता है, जिससे पैसा जल्दी मिल सकता है। तो ये कंट्रोल और सेफ्टी दोनों देता है। ये ना, प्लस स्पीड। अच्छा है ये। आपने प्रोबेट फिर से मेंशन किया, इसको थोड़ा और आसान शब्दों में समझा सकते हैं, क्योंकि ये टर्म शायद नया हो कुछ लोगों के लिए। जरूर। प्रोबेट बेसिकली कोर्ट का अप्रूवल प्रोसेस है वसीयत के लिए। जब कोई व्यक्ति विल छोड़कर जाता है तो उस विल को असली और वैलिड मानकर उसके हिसाब से एसेट्स बांटने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है। कोर्ट का ऑर्डर, ओके। इस प्रोसेस में वकील की फीस लगती है, कोर्ट में समय लगता है, महीनों या साल भी लग सकते हैं, और सारी डिटेल्स पब्लिक रिकॉर्ड बन जाती हैं। पब्लिक रिकॉर्ड? अच्छा। लाइफ इंश्योरेंस जो सीधा नॉमिनी को या ट्रस्ट को मिलता है वो आमतौर पर इस प्रोसेस से बाहर रहता है, इसलिए ये ज्यादा तेज और प्राइवेट तरीका है पैसा ट्रांसफर करने का। गॉट इट। प्रोबेट से बचना एक बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टेप 5, अपनी विल और ट्रस्ट के साथ इंटीग्रेट करें। लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग अलग थलग नहीं होनी चाहिए, ये आपकी ओवरऑल एस्टेट प्लान का हिस्सा होना चाहिए। एक क्लियर और लीगली वैलिड विल बनवाना बहुत जरूरी है, जिसमें आपकी बाकी सारी एसेट्स, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स का बंटवारा कैसे होगा ये लिखा हो। विल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिशियरी डिटेल्स और विल के प्रोविजंस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर ट्रस्ट बनाया है तो विल में उसका जिक्र होना चाहिए, सब चीजें सिंक में होनी चाहिए। ठीक है, सब कुछ जोड़ना है। और अगर कोई एनआरआई है या वारिस विदेश में रहते हैं, उनके लिए कुछ खास? हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेप 6, अगर एनआरआई हैं या वारिस विदेश में हैं, इंटरनेशनल कंसिडरेशंस। अगर आप नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं या आपके बेनिफिशियरीज विदेश में रहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे हमने डिस्कस किया, इंडिया में सेक्शन 1010D के तहत डेथ बेनिफिट टैक्स फ्री है, कंडीशंस अप्लाई। हाँ। लेकिन आपके वारिस जिस देश में रहते हैं वहां के टैक्स लॉज क्या हैं ये उन्हें चेक करना होगा। क्या वहां इस पैसे पर टैक्स लगेगा? अच्छा, उनके कंट्री के रूल्स भी देखने होंगे। हाँ। दूसरी बात, पैसा इंडिया से विदेश ट्रांसफर करने के लिए फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम लागू होते हैं। ये नियम बताते हैं कि कितना पैसा और कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, लिमिट वगैरह हो सकती है। नॉमिनी के बैंक अकाउंट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा अपडेटेड रखें ताकि क्लेम प्रोसेस में और पैसा ट्रांसफर में दिक्कत ना आए। ये एनआरआई वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत फैमिलीज के मेंबर्स आजकल अलग अलग देशों में रहते हैं। बिल्कुल। और क्या ये प्लानिंग एक बार करके छोड़ देनी चाहिए या रिव्यू भी करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। प्लानिंग एक बार करके भूल गए तो दिक्कत हो सकती है। स्टेप 7, समय समय पर रिव्यू करें। रेगुलर रिव्यू। रेगुलर रिव्यू कितना रेगुलर? एस्टेट प्लानिंग इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलती है, फैमिली स्ट्रक्चर बदलता है, लॉज बदलते रहते हैं। इसलिए आइडियली हर 3 से 5 साल में या जब भी आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आए, जैसे शादी, बच्चों का जन्म, डिवोर्स, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना, बिजनेस शुरू करना या बंद करना, या बेनिफिशियरीज की फाइनेंशियल सिचुएशन में बदलाव, मतलब लाइफ इवेंट्स पर। हाँ, अपनी पूरी प्लानिंग को रिव्यू करना जरूरी है।
हो सकता है आपको कवर बढ़ाने की जरूरत पड़े, या बेनिफिशियरी बदलना पड़े, या ट्रस्ट के टर्म्स अपडेट करने पड़े। सही है, अपडेट करते रहना है। और आखिरी स्टेप? स्टेप 8, टैक्स और कानूनी पालन सुनिश्चित करें। इंश्योर टैक्स एंड लीगल कंप्लायंस। हमेशा इंडिया के करंट टैक्स लॉज और इंश्योरेंस रेगुलेशंस के हिसाब से प्लानिंग करें। रूल्स बदलते रहते हैं तो अपडेटेड रहना जरूरी है। अगर क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट है तो दोनों देशों के लॉस का ध्यान रखें। और मेरी सलाह रहेगी कि किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर और जरूरत पड़े तो लीगल एक्सपर्ट की सलाह लेना हमेशा फायदेमंद रहता है इस प्रोसेस में। डेफिनेटली, प्रोफेशनल एडवाइस हेल्प्स। तो ये तो वाकई एक पूरा रोड मैप मिल गया। अगर इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा जितना लोग सोचते हैं। ये प्रोएक्टिव प्लानिंग है जो बाद की बहुत सी परेशानियों से बचा सकती है। अब क्या कुछ ऐसे रियल लाइफ सिनेरियोज या एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जहां ये लाइफ इंश्योरेंस वाली प्लानिंग बहुत काम आई हो, ताकि लिसनर्स इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी को और बेहतर समझ सकें? हाँ बिल्कुल, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत सारी सिचुएशंस में देखे जाते हैं। चलिए कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। ग्रेट। एक है बिजनेस सक्सेशन, व्यवसायिक उत्तराधिकार। मान लीजिए एक फैमिली का सक्सेसफुल बिजनेस है जिसे पिता चलाते हैं। उनके 2 बच्चे हैं। एक बेटा बिजनेस में पूरी तरह इन्वॉल्व है और उसे आगे ले जाना चाहता है। बेटी डॉक्टर है और उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कॉमन सिनेरियो है ये। हाँ, पिता चाहते हैं कि बिजनेस बेटे को मिले, लेकिन बेटी को भी उसके बराबर का हिस्सा मिले। लेकिन बिजनेस की वैल्यू काफी ज्यादा है। अगर वो बिजनेस का आधा हिस्सा बेटी के नाम करते हैं तो बिजनेस के ऑपरेशंस में दिक्कत आ सकती है, कंट्रोल डाइल्यूट हो सकता है। हाँ, प्रैक्टिकल नहीं है। यहां लाइफ इंश्योरेंस काम आता है। पिता एक बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जिसमें बेटी को नॉमिनी बनाते हैं। उनके बाद बिजनेस स्मूथली बेटे को मिल जाता है और बेटी को इंश्योरेंस से लगभग उतनी ही वैल्यू का टैक्स फ्री कैश मिल जाता है। ब्रिलियंट। बिजनेस भी चलता रहता है और दोनों बच्चों में फेयरनेस भी रहती है, फैमिली हार्मनी बनी रहती है। ये तो बिजनेस कंटिन्यूटी और फैमिली हार्मनी दोनों के लिए बेहतरीन सोल्यूशन है। बिल्कुल। और लोन्स के मामले में कोई एग्जांपल? होम लोन वगैरह। हाँ, कर्जों से सुरक्षा, डेट प्रोटेक्शन का एग्जांपल लें। एक यंग कपल ने बड़ा होम लोन लेकर अपना घर खरीदा है। उनके छोटे बच्चे भी हैं। हाँ। अगर कमाने वाले पार्टनर की गॉड फॉरबिड अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है, हाँ। तो होम लोन का पूरा बोझ सर्वाइविंग पार्टनर पर आ सकता है। हाँ, ये तो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी। बिल्कुल। और शायद उन्हें वो घर बेचना पड़ जाए अगर उन्होंने लोन अमाउंट के बराबर का टर्म इंश्योरेंस ले रखा था। अच्छा, लोन अमाउंट के बराबर? हाँ, तो इंश्योरेंस के पैसे से पूरा होम लोन चुकाया जा सकता है। परिवार पर लोन का बोझ नहीं आता और वो उसी घर में रह सकते हैं। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये तो बहुत कॉमन सिचुएशन है और लाइफ इंश्योरेंस यहाँ क्लियरली एक प्रोटेक्टर का रोल निभाता है। सही है। ट्रस्ट प्लानिंग का कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल? जैसे स्पेशल नीड्स वाला केस आपने मेंशन किया था। हाँ, ट्रस्ट प्लानिंग का एग्जाम्पल देखते हैं, स्पेशल नीड्स ट्रस्ट का। मान लीजिए एक सिंगल मदर हैं जिनका एक बेटा है जो स्पेशल नीड्स वाला है, जैसे ऑटिज्म या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी, और हमेशा उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहेगा। मदर चिंता करती हैं कि उनके बाद बेटे की देखभाल कैसे होगी और पैसा कौन मैनेज करेगा, कहीं पैसा मिसमैनेज ना हो जाए। नेचुरली वो एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है और उसे एक स्पेशल नीड्स ट्रस्ट के नाम असाइन कर देती हैं। ट्रस्ट डीड में वो डिटेल में लिखती हैं कि पैसा बेटे की केयर, मेडिकल नीड्स और वेलबींग के लिए ही और सिर्फ उसी के लिए कैसे इस्तेमाल होगा। वो अपनी बहन को या किसी ट्रस्टेड फ्रेंड को ट्रस्टी बना देती हैं। अब उन्हें तसल्ली है कि उनके ना रहने पर भी बेटे का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर है और पैसा उसी के भले के लिए इस्तेमाल होगा, किसी और के हाथ नहीं लगेगा। ट्रस्ट यहाँ वल्नरेबिलिटी को एड्रेस कर रहा है और लॉन्ग टर्म केयर इंश्योर कर रहा है। ये बहुत ही मीनिंगफुल यूज है इंश्योरेंस का। और एनआरआई वाला केस, क्रॉस बॉर्डर। हाँ, क्रॉस बॉर्डर विरासत प्लानिंग में इसका बहुत यूज है। एक एनआरआई है जो यूएस में रहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स इंडिया में हैं और उन्होंने इंडिया में काफी प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स भी किए हैं। वो चाहते हैं कि उनके बाद उनकी इंडिया की एसेट्स उनके यूएस बेस्ड बच्चों को मिले, लेकिन इंडिया में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, टैक्सेस हैं जैसे कैपिटल गेन्स, और टाइम भी लग सकता है। हाँ, इंटरनेशनल ट्रांसफर्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। बिल्कुल। इसके बजाय अगर वो इंडिया में एक सब्सटैंशियल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जो एनआरआई ले सकते हैं और अपने यूएस बेस्ड बच्चों को नॉमिनी बनाते हैं, तो उनके बाद इंश्योरेंस का पैसा
इंडियन रुपीज में बच्चों को इंडिया में मिल जाएगा। हाँ, ये पैसा सेक्शन 10(10)(d) के तहत इंडिया में टैक्स फ्री होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ओके, पैसा इंडिया में मिल गया। हाँ, हाँ, फिर वो इस पैसे को फेमा भी रूल्स के मुताबिक यूएस में अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचने और ट्रांसफर करने के मुकाबले ये प्रोसेस अक्सर ज्यादा आसान, तेज और टैक्स एफिशिएंट हो सकता है। अच्छा, ये तो काफी स्मूथ तरीका लग रहा है क्रॉस बॉर्डर वेल्थ ट्रांसफर का। तो इन एग्जाम्पल से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक वर्सेटाइल सोल्यूशन प्रोवाइडर है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। ये अलग अलग फैमिली सिचुएशंस, फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज और लाइफ गोल्स के हिसाब से टेलर किया जा सकता है। बिजनेस हो, लोन हो, स्पेशल नीड्स हो या इंटरनेशनल लेगेसी, ये प्लानिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें, की टेकअवेज ये हैं। हाँ, प्लीज समराइज करें। पहला, लाइफ इंश्योरेंस विरासत की प्लानिंग का एक अनिवार्य मतलब इंटीग्रल हिस्सा है। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि लिक्विडिटी, स्मूथ वेल्थ ट्रांसफर, वारिसों में फेयरनेस, डेट कवरेज, टैक्स एफिशिएंसी और लेगेसी क्रिएशन जैसे स्ट्रेटेजिक फायदा देता है। स्ट्रेटेजिक फायदे। दूसरा, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच काम नहीं करता। अपनी जरूरतों, विरासत के लक्ष्यों, बजट और रिस्क प्रोफाइल के अनुसार सही पॉलिसी या पॉलिसीज का कॉम्बिनेशन, टर्म, होल लाइफ, एंडाउमेंट, यूएलआईपी चुनना बेहद जरूरी है। हर पॉलिसी के ट्रेड ऑफ्स को समझना इंपॉर्टेंट है। सही पॉलिसी सही पर्पस के लिए। तीसरा, बेनिफिशियरी नॉमिनेशन बहुत सोच समझकर करें और उसे हमेशा अपडेटेड रखें। अगर माइनर बेनिफिशरीज हैं, स्पेशल नीड्स डिपेंडेंट्स हैं या आप पैसे के इस्तेमाल पर कंट्रोल चाहते हैं तो ट्रस्ट का इस्तेमाल एक पावरफुल टूल हो सकता है। इससे प्रोबेट से भी बचने में मदद मिलती है। ट्रस्ट का यूज इम्पोर्टेंट। और चौथा, विरासत की प्लानिंग एक डायनामिक प्रोसेस है, ये स्टैटिक नहीं है। लाइफ इवेंट्स और बदलते कानूनों के साथ इसे नियमित रूप से हर 3 से 5 साल में रिव्यू और अपडेट करना ना भूलें। प्रोफेशनल एडवाइस लेना इसमें मददगार हो सकता है। अपडेट करना ना भूलें। राइट। बेसिकली सही ढंग से प्लान की गई लाइफ इंश्योरेंस स्ट्रैटेजी ये सुनिश्चित करती है कि आपकी जिंदगी भर की मेहनत से बनाई गई दौलत आपके प्रियजनों तक उसी तरह पहुंचे जैसा आप चाहते हैं, सुरक्षित, बिना झगड़े के और उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए। ये सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं बल्कि एक मानसिक शांति, एक पीस ऑफ माइंड भी देता है ना? एब्सोल्युटली, पीस ऑफ माइंड शायद सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा लाइफ इंश्योरेंस और विरासत की प्लानिंग के इस अहम मुद्दे पर। उम्मीद है इससे इस विषय की अहमियत और इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को समझने में काफी मदद मिली होगी। हाँ, और इसमें एक दिलचस्प बात यह है जो मुझे लगती है कि ये प्लानिंग सिर्फ नंबर्स, एसेट्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं है। इसके पीछे की जो भावना है वो ज्यादा गहरी है। ये इस बारे में है कि आप अपने जाने के बाद अपने लोगों के लिए क्या छोड़कर जाना चाहते हैं। सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा का एहसास, उनके लिए आपका प्यार और उनके भविष्य की चिंता से मुक्ति। ये एक तरह से आपकी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है, सही कहा। और एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए, क्या ये विरासत की प्लानिंग जिसमें लाइफ इंश्योरेंस एक हिस्सा है सिर्फ फाइनेंशियल लेगेसी को ही सिक्योर करती है या ये हमारे पारिवारिक रिश्तों को भी मजबूत करने का एक जरिया है? जब हम पहले से सब कुछ क्लियर कर देते हैं तो क्या हम अपने जाने के बाद होने वाले पोटेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, झगड़ों और बिटरनेस को रोककर अपने रिश्तों की लेगेसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं? क्या कहते हैं आप? इस पर जरूर विचार करिएगा। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।